तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दीपक सेल लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे कि एक सोलेनॉइड कैसे बिहेवियर करता है एज ए बार मैग्नेट। और दूसरा डेरिवेशन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि जब किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो टॉर्क लगता है उसके लिए फॉर्मूला। ये दोनों डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे एक दो इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और लास्ट तक कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे हम लोग गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारी जो सोलेनॉइड है वो कैसे बिहेवियर करती है एज ए मैग्नेट। जैसे क्या होता था, सोलेनॉइड हमारी होती थी तो सोलेनॉइड क्या होता था, एक रॉड टाइप के होते थे जिसमें क्या होता था, जो हमारे वायर होते थे वो पास पास के होते थे लपेट कर, कॉपर के वायर जो इंसुलेटेड होते थे उसमें पास पास वायर, तार जो है वायर जो भी आप बोल सके, उनको पास पास में ऐसे क्या किया जाता था, ऐसे ऐसे लपेटा जाता था। तो वही सोलेनॉइड है। आज हम इसको प्रूव ये करने वाले हैं कि ये भी एक बार मैग्नेटिक तरह क्या करती है, बिहेवियर करती है। इससे पहले इसके डेरिवेशन से पहले समझने से पहले आपको इसके एक रेफरेंस का फॉर्मूला भी आपको पढ़ना होगा। वो आप जान लीजिए कि क्या होता था कि एक सर्कुलर जब कॉइल के लिए हमने डेरिवेशन आपको कराया था तो उसमें आपको सिखाया था कि जैसे कॉइल है, कॉइल से कोई हमारी एक डिस्टेंस थी, मान लीजिए वो डिस्टेंस x थी और यहाँ पे कोई पॉइंट P था और इस कॉइल की जो रेडियस थी वो क्या थी, a। तो ऐसे केस में इसके लिए जो हमने डेरिवेशन कराया था यानी कि पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वो फॉर्मूला क्या था, B = μ0 Ni a² ब्रैकेट में x² + a² पावर। तो ये इसी फार्मूले से हम लोग डेरिवेशन को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ये n क्या था, इस सर्कल पे क्या था, टोटल टर्न, और ये I क्या था, इस सर्किल में फ्लो होने वाली करंट। और बाकी सारी चीजें आपको पहले से पता है कि x क्या है, इस सेंटर से जो है x डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस है और सर्किल की जो रेडियस है वो a है। अब इसी फार्मूले को रेफरेंस बना के हम इसके लिए फार्मूला भी इसके लिए ड्राइव करेंगे और इससे ये प्रूव भी करेंगे कि जो ये सोलेनॉइड होता है ये भी एज ए बार मैग्नेट वर्क जो है वो करता है। तो किसी बार मैग्नेट के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कल के डेरिवेशन में, वो क्या है, B = μ0/4π2m/r³। ये फार्मूला किसके लिए मैंने पढ़ा था, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था जब बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन के लिए जो डेरिवेशन कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो उसके लिए फार्मूला हमने ये पढ़ा था। तो ये किसके लिए था, बार मैग्नेट के लिए। अगर कैसे भी करके ये फार्मूला हम इस सोलेनॉइड से लेके आ जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारा सोलेनॉइड है वो भी एज ए बार मैग्नेट क्या करता है, बिहेवियर करता है। तो चलिए बिना देरी के इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं इसमें और समझते हैं कि डेरिवेशन को कैसे करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे वहां पे हमारा एक बार मैग्नेट था तो उसके लिए हमने क्या किया था कि एक रेफरेंस पॉइंट लिया था और इस रेफरेंस पॉइंट से इधर और इधर की डिस्टेंस जो हमने क्या लिया था, L लिया था। और इसके रेफरेंस पॉइंट से ही हमने क्या लिया था, डिस्टेंस R पर जो है कोई पॉइंट को देखा था। ऐसा ही करके हमने क्या देखा था, पॉइंट को देखा था कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका रेफरेंस पॉइंट हम बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको दो हिस्सों में इस तरीके से डिवाइड करते हैं जिससे इसको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। और इस रेफरेंस पॉइंट से ये समझते हैं कि R डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस ही मान लें या कोई और डिस्टेंस मान लें, ये आपके ऊपर चॉइस है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि हम R लेके चल रहे हैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। और इस R डिस्टेंस पे जो हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर, सो मान लेते हैं यहाँ से ये पॉइंट क्या है, P है। और इसी P पॉइंट पर सोलेनॉइड की वजह से क्या करना है, हमें इंटेंसिटी देखना है। अब देखिए ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये फार्मूला पार्टिकुलर एक रिंग पर ही जितने भी कई सारे नंबर ऑफ टर्न थे उसके लिए था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सोलेनॉइड के जितने भी रिंग्स हैं, मान लीजिए इस रिंग से इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कुछ और है, जबकि इस रिंग से इस पॉइंट डिस्टेंस कुछ और है, इस वाले रिंग से इस पॉइंट डिस्टेंस कुछ और है। ऐसे ही प्रत्येक रिंग से यहाँ से इसके डिस्टेंस कुछ और है। तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्टली वैलिड नहीं होगा।
अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अगर एक छोटी सी रिंग से पता चल जाएगा तो उसके बाद उसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करके जो है पूरे सोलेनोइड की वजह से हम क्या कर पाएंगे, इंटेंसिटी का पता लगा पाएंगे। तो इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, इस रेफरेंस पॉइंट से ये मान लेते हैं कि जो पीछे की तरफ जो डिस्टेंस है उसको हम -n ले रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट में ऐसा ही किया जाएगा, रेफरेंस पॉइंट से पीछे की तरफ निगेटिव वैल्यू काउंट करते हैं, उसके आगे के लिए पॉजिटिव वैल्यू काउंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसके पॉइंट की डिस्टेंस को कवर अप करा देंगे कि पूरी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेनी है, -l से लेकर +l तक लेनी है। दूसरी चीज ये समझना है कि किसी एक पार्टिकुलर रिंग के लिए हम लोग बनाएंगे फॉर्मूले को, ड्राइव कराएंगे, और उसके बाद जब एक पार्टिकुलर रिंग के लिए हमको पता चल जाएगा तो अब हम उसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन व्यवस्था, जिससे हम डेरिवेशन को आगे लेके जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा हमारा। चलिए, तो इसमें के लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि हम छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, हल्का सा, और वो सेक्शन की डिस्टेंस भी मान लेते हैं कि इसके रेफरेंस पॉइंट से कुछ x डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है प्रणालिका का, सोलेनोइड का, जो भी आप इसको कह सकें, और यहाँ पर हम ये डिस्टेंस हमारी क्या है, dx है। और ये dx कौन सी डिस्टेंस है, बहुत शॉर्ट यानी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस जिसमें कई सारे टर्न होंगे और ये टर्न उसी जगह पर है लगभग। तो किसी एक इनिशियल पॉइंट से, बहुत छोटे पॉइंट से हम इसको देखेंगे तब उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा हमारा। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो रिंग है, ये रिंग कुल मिला के इस तरीके से है। तो इस तरीके से होने की वजह से इनकी जो यहाँ पर रेडियस है उसको हम मान लेते हैं कि क्या है, वो a है, और ये रेडियस सभी के लिए a ही है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पार्टिकुलर हमने जो सेक्शन में लिया है उस सेक्शन से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अब इसको समझना है। देखिए, यहाँ से सेक्शन की डिस्टेंस कितनी है, x है, और पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है। तो ऐसे कि ऐसे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इस जिस सेक्शन से हम इस पॉइंट को देख रहे हैं उस सेक्शन से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, r - x हो जाएगी। आप समझिएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो r है, x जो डिस्टेंस है वो वेरिएबल है, वो इस वाले रिंग के लिए दूसरी डिस्टेंस है, अगले वाले रिंग के लिए डिस्टेंस ये और बड़ी हो जाएगी, पीछे की तरफ दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो एक किसी पार्टिकुलर सेक्शन से हमने इसकी डिस्टेंस को देखा है, तो जितने डिस्टेंस पे देखा वो x है, और उसके लिए हमने जो शॉर्ट डिस्टेंस लिया है वो dx है। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो क्या है, r - x है। ठीक है, आई होप इतना को क्लियर हो गया होगा। तो डिस्टेंस जो हमको चाहिए थी वो क्लियर हो गई। और दूसरी चीज क्या होती है, रेडियस क्वेश्चन में। तो रेडियस हमने अभी भी इसी के अकॉर्डिंग a ले लिया है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इस पे कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब हम देखेंगे इसी फॉर्मूले को इसमें लगाना सीखेंगे कि कैसे लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये समझना है कि क्या हम पूरी रिंग के लिए निकाल रहे हैं, नहीं, केवल एक छोटी सी रिंग के लिए निकाल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखने से पहले तो आप करंट फ्लो करा दीजिए कि हाँ इसमें करंट फ्लो हो रही है सर। तो इस तरीके से करंट क्या है, आई है हमारी जो फ्लो हो रही है। ठीक है, इस तरीके से पूरे सर्किट में हमारी जो करंट है वो फ्लो हो रही है, बाहर आ रही है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी और क्या समझना है वो बात समझिए कि नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो टोटल टर्न ले लेंगे, टोटल टर्न इन dx लेंथ, dx लेंथ हमने लिया है तो उसके लिए टर्न क्या आ जाएंगे, n dx आ जाएंगे। अब यहां से क्योंकि छोटे सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसको हम लिखेंगे dv = म्यू नॉट। जो n है ये n क्या है, टर्न। तो यहाँ पे टर्न कितने हैं हमारे, n dx है, तो ये लिखेंगे। बाकी वैसी चीज चलती रहेंगी, i करंट i ही है, a²/2। और यहाँ पे देखेंगे जो ये x लिखा हुआ है, x क्या है, इस रिंग से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे जहां पे हमने सेक्शन लिया है वहां से वहां तक की डिस्टेंस क्या है, r - x। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे r - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के इसी तरह आपको लिखना है, प्लस जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर देंगे a², और जो होल पावर लगी है वो 3/2 लगा देंगे। तो कुल मिला के इस वेरिएबल
रिंग, यानी कि जो ये रिंग है जिसके लिए ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है सबके लिए वेरिएबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला इसकी हेल्प से हम लोगों ने लिख लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे पहले, और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से लेके कहां तक, -l से लेके +l तक, और हमें फॉर्मूला कहां तक लेके जाना है वो है ये μ0/4π × 2m/r³। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बार मैग्नेट का एट ए एक्सियल लाइन। ठीक है, तो एक्सियल लाइन के लिए ये फॉर्मूला है, यहीं तक हमें डेरिवेशन को लेके जाना है। तो चलिए इसको हम लेके चल रहे हैं, कैसे करना है देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिना कोई स्टेप जो है आप जो है स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे ये समझना है कि जो इसकी आर वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, ये एक्स वैल्यू, तो यहां से यहां तक की जो ये एक्स वैल्यू है इन द कंपेरिजन ऑफ आर वेरी स्मॉल। आर के केस में अगर आर के साथ साथ इस एक्स को कंपेयर करें तो आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स से आर की वैल्यू काफी ज्यादा है। पहली बात, आर आल्सो मच मच ग्रेटर देन ए, ये भी आप समझ रहे हैं कि आर की वैल्यू जो ये रेडियस है, जो रेडियस की लेंथ है उससे भी काफी ज्यादा है। ये तो हमने चित्र को बड़ा बना के दिखा दिया है, लेकिन ऐसा है रियलिटी में देखेंगे तो ये डिस्टेंस आर की बड़ी होगी, ये बहुत छोटा है। देखिए जैसे मान लीजिए सोलेनॉइड है, इससे में ये सोलेनॉइड है, यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा एरिया, इसकी छोटी सी रेडियस, और यहाँ से इतनी दूर देख रहे हैं तो ये रेडियस और इसका जो ये रेडियस काफी छोटा रहेगा। तो इस तरीके से हम दो चीजों को समझते हैं यहाँ पे। तो इनकी वजह से हमने कल एक लेक्चर में बात बताई थी कि अगर कोई वैल्यू छोटी है, इस बात पे जीरो नहीं किया जा सकता उसको। जीरो वो इस बात पे कई बार हो जाती है कि जब उसको भी स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू और छोटी हो जाती है। और इसका मैं बढ़िया सा एग्जांपल आपको दिया था, जब आप क्लास 12th में लॉगरिथम का ग्राफ बनाते हैं 0 से 1 के बीच का, तो वो ग्राफ कहीं न कहीं जो है दूसरा रहता है, ऐसे जाता है। और वहीं पे जब 1 से अब आप वैल्यू का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे जाता है। तो वो ग्राफ इस बात को स्पष्ट भी करता है कि 0 और 1 के बीच में जब वैल्यू का आप स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएंगी, जबकि 1 से आप बड़ी वैल्यू को लेके जाएंगे वहां पे, तो वहां पर वैल्यू जो है स्क्वायर करने पर बड़ी ही आएंगी। तो यहाँ पर वैल्यू बहुत छोटी है और जब उनका स्क्वायर हो रहा है तो वो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएंगी, तब उनको हम क्या कंपेयर कर पाएंगे, तब उनको हम 0 कंपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन चीजों को समझते हुए हम इस जो है x की वैल्यू को जो है लगभग 0 कंसीडर कर रहे हैं, और इस a की वैल्यू को लगभग क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो इसको अगर हम नेग्लिजिबल कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी उसको समझिएगा। तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी dB = μ0 n/dx IA² इन ब्रैकेट ये वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, r² आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई, 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ डेरिवेशन जब पहुंच जाएंगे बच्चों तो ये देखेंगे कि हमारी वैल्यू ये 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और आगे क्या आ जाएगा जिसको में हम रब कर देते हैं यहाँ पे। आगे उसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे, ये याद रखिएगा कि हम इसी फॉर्मूले तक पहुंचने वाले हैं। ठीक, किस फॉर्मूले तक पहुंचने वाले हैं, μ0 2m/r³। तो इसको मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, कहाँ पर तो हम आपको लेके जाएंगे μ0/4π × 2m/r³। यहाँ तक हम आपको पहुंचाएंगे। ठीक, इस ट्रेन को यहाँ से लेके चलेंगे और आपको यहाँ तक लेके पहुंचाएंगे कि कैसे आपको पहुंचना है। चलिए देखिए आइए। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है आगे समझिएगा। आगे क्या करेंगे डेरिवेशन में, हम आगे इस फॉर्मूले को जब हम दोबारा लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है dB = μ0 n/dx IA²/2r³। ये वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू में वही वैल्यू है कि dB यानी बहुत छोटे सेक्शन की वजह से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है वो है। क्या हमें इस छोटे सेक्शन की वजह चाहिए? नहीं, हमें तो चाहिए पूरी सोलेनॉइड की वजह से। तो उसके लिए अब हमें करना पड़ेगा इस चीज का इंटीग्रेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको यानी कि टोटल कह सकते हैं, टोटल
total intensity of magnetic field due to a solenoid। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बी, अब डीबी को हम करेंगे इंटीग्रेट। कहां से कहां तक करना है, तो रेफरेंस पॉइंट से पहले से और रेफरेंस पॉइंट के आगे तक, यानी कि -l से लेकर +LA तक हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे इसका। तो चलिए ये वैल्यू को यहाँ पे लेके आते हैं, लिखेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाएगी -l से लेकर +L एंड μ0 n I A² अपॉन 2r³ एंड आल्सो dx। अब इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो ऐसे केस में उन वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते हैं, बाहर कर देते हैं, और जो वैल्यू वेरिएबल है उसी वैल्यू को हम लोग रखते हैं अंदर। तो चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए μ0 अपने आप में कांस्टेंट है, 4π × 10⁻⁷ वैल्यू होती है। n क्या है, नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न्स, यानी कि पर यूनिट टर्न लेंथ में कितने टर्न्स हैं, ये भी वैल्यू फिक्स ही होगी एक बार में। आई यानी कि जो करंट है वो भी फिक्स है सर्किल के लिए, सर्किल में जो करंट जा रही है वो आई ही रहेगी, ये भी फिक्स है। ए क्या है, इस सर्किल की रेडियस है, तो जो इस सर्किल की रेडियस है वही सभी सर्किल्स की रेडियस होगी, तो ये भी फिक्स होगी। r³ क्या है, इसके रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो भी एक बार फिक्स है, ये घट बढ़ नहीं रही। वेरिएबल क्या है, केवल dx, यानी जो हमने सेक्शन लिया है यही वेरिएबल है, तो केवल इसी पार्ट का इंटीग्रेशन होना है। तो यहां से क्या होगा, b = μ0 ni A² अपॉन 2r³, और इंटीग्रेट करने वाले हैं हम -l से लेकर +L तक वैल्यूज को, साथ में dx। अब देखिए dx मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1dx, तो 1dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ऐसे केस में जिसको जैसे मैथमेटिकल आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस चीज, जैसे कोई बच्चे मैथ वाले हैं तो उनको ये चीज अच्छे से क्लियर, बायो वाले हैं तो आप उसको यहाँ पे समझिए कि अगर 1dx का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, x आएगा। तो क्या फॉर्मूला होगा, μ0 ni A² अपॉन 2r³, और यहाँ पे जब 1dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिल जाएगा, और इसके बाद हम लोग ये लिमिट को ऐसे रखेंगे +L और -L। लिमिट कैसे रखना होता है बच्चों, उसको भी आप थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो जो बच्चे जैसे बायो वाले हैं तो उनको नहीं क्लियर रहता है, इसके लिए हम समझा रहे हैं। बाकी मैथ वाले हैं उनको ये सारी चीजें सब पहले से पता है। जैसे मान लीजिए दो वैल्यूज है हमारे पास, a और b है, तो उनको यहाँ पे लिमिट में रखना है। ये कोई वैल्यू आ गई है तो एक बार यहाँ पे हम a रख देते हैं, और फिर माइनस लगा के दोबारा क्या रख देते हैं, b रख देते हैं, और बीच में फॉर्मूला माइनस में लगता है। अगर वैल्यू भी माइनस में हो तो फिर माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे इस चीज को हम जब रखेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, μ0 ni A² अपॉन 2r³, और यहां से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम रख देंगे एक बार +L, फिर फॉर्मूले में बच्चे एक माइनस होता है तो वो हम लिखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे -L, तो ये हमारा -L हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं, ये -L क्या हो जाएगा हमारा, +2L हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आगे b = μ0 ni A² 2L अपॉन 2r³। ठीक है, आई होप यहाँ तो सही बात समझ आ रही है कैसे करना है। अब समझिएगा आगे, 2L क्या है बच्चों हमारी, 2L क्या है, इस सोलेनॉइड की टोटल लेंथ है। n क्या है, पर यूनिट लेंथ में जो टर्न है वो ये n है। तो ऐसे केस में अगर पर यूनिट लेंथ के टर्न को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टर्न मिल जाएगा। तो टोटल टर्न हमारे क्या होंगे, कैपिटल N = n × 2L नहीं होंगे, यानी कि अगर पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल टर्न। तो ये टोटल टर्न हो जाएंगे, तो हम n × 2L के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N लिख सकते हैं। चलिए, तो हम एक एक वैल्यू को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा μ0 i, या आप ऐसे लिख सकते हैं μ0 ni A² अपॉन 2r³।
अब बच्चों इसके बाद समझेंगे कि हमारे पास देखिए लॉजिक कैसे लगाना है कि अभी क्या चीज बाकी है, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। वो क्या है कि हमें इसे कैपिटल एम लाना है इस फॉर्मूले में। क्या लाना है? एम। तो एम का फॉर्मूला होता है NIA। कल के डेरिवेशन में भी ये बात समझा चुके हैं और इसके पहले वाले डेरिवेशन में कई बार इस चीज का जिक्र हम कर चुके हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दो होते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m इंटू 2l, और दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया है कि करंट कैरिंग लूप के लिए कैपिटल M इक्वल टू NIA। तो वो ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है, अलग अलग यूज के अनुसार से अलग अलग फॉर्मूले आपके लगते रहते हैं। तो यहां पर देखिए N है, I है, लेकिन A नहीं। A क्या है? एरिया। और इस सर्कुलर लूप के लिए एरिया चाहिए, और सर्कुलर लूप का जो एरिया होता है वो होता है पाई A स्क्वायर। कहीं ना कहीं हमारे पास रेडियस तो है A स्क्वायर, लेकिन पाई नहीं है। तो पाई लाने के लिए हम क्या करेंगे? पाई से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट NI पाई A स्क्वायर इन पाई से, और ऊपर नीचे क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, पाई पाई कर जाएगा तो वैल्यू फिर से हमारी वही आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू वही नहीं लानी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें ऐसा बनाना है कि जिससे हम इस फार्मूले तक पहुंच जाएं। तो पाई A स्क्वायर क्या है? हमारा जो हमारा पाई स्क्वायर है वही हमारा एरिया होने वाला है। तो पाई A स्क्वायर हमारा क्या है? एरिया। तो कहीं ना कहीं अब हमको पाई A स्क्वायर जो मिल गया है, A क्या है? रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को B इक्वल टू म्यू नॉट NIA और अपान 2 पाई RQ, इतना लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो NI है वो कैसे क्यों लिखना, क्यों हमने बताया था आपको। अब ये जो NIA है ये वही तो लिखा है म्यू नॉट NIA। तो अब यहां तक हमें पहुंचना है, तो इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? इसमें हम NIA को क्या बना सकते हैं? कैपिटल M, यानी कि हम बता सकते हैं कि M इक्वल टू सर NIA होता है। तो अब इसको हमें पता है, देखिए जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाले यहाँ पे लिखे चल रहे हैं आपको। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी? B इक्वल टू म्यू नॉट M अपान 2 पाई RQ। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 4 पाई था, आप 2 पाई लेके आए हैं, तो यहाँ देखिए 2 भी लिखा हुआ है। तो 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम 2 लाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 एक हमारा यहाँ पहले से लिखा हुआ है, एक 2 से हम और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू जो हमारा जो फॉर्मूला जैसा दिख रहा था वैसा ही फॉर्मूला हमको दिखने लगेगा। क्या फॉर्मूला दिखने लगेगा? ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट 4 म्यू नॉट 2M अपान 4 पाई RQ। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो ये वही फॉर्मूला है जो आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सियल लाइन के लिए निकाला था। ये वही फॉर्मूला है, और इसी को मैंने कहा था कि आपको इस फॉर्मूले तक पहुंचना है। किसकी हेल्प से? एक सोलोनाइड की हेल्प से। तो सोलोनाइड से भी हमने ये प्रूफ किया, कौन सा फॉर्मूला? एक बार मैग्नेट का। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारी जो एक सोलोनाइड होती है वो सोलोनाइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है। ठीक है बच्चों, तो इस डेरिवेशन में हमने आपको अच्छे तरीके से सभी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको समझाई हैं। और अगर कहीं पर भी कुछ भी आपको असुविधा लगती है, समझ में नहीं आया है, तो एक बार वीडियो पीछे करके आप देखेंगे, सारी चीजें आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब पढ़ते हैं टॉर्क को। तो बच्चों अब देखते हैं कि हमारा टॉर्क क्या होता है। टॉर्क यानी कि जब किसी बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ये फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है? हमारा बार मैग्नेट, जिसकी वजह से हमारा बार मैग्नेट उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? रोटेट करने का प्रयास करता है। और ये
रोटेटिंग होती किसकी वजह से है? टॉर्क की वजह से। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग समझते हैं कि जैसे कि ये हमारी एक क्या फील्ड, कैसी फील्ड है? ये हमारी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जिसपे हम इसको रखने वाले हैं, जिसपे हम रखने वाले हैं हम अपने एक बार मैग्नेट को। ये हमारा है एक बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट में क्या होता था बच्चों? उसके अंदर दो पोल होते थे, एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल। तो हमने बना दिया। अब इसके पास क्या होगा? इसके पास होगा इसकी टोटल लेंथ। ये टोटल लेंथ क्या है हमारे? इसकी टोटल लेंथ को मान लेते हैं क्या है? 2L। इनकी पास एक होती थी पोल स्ट्रेंथ, तो उस पोल स्ट्रेंथ को भी समझते हैं कि ये पोल स्ट्रेंथ मान लीजिए यहाँ पे जो एरिया पे डिपेंड करती थी वो क्या है? स्मॉल है। और यहाँ पर भी पोल स्ट्रेंथ जो देखो सेम ही होता है, अगर एरिया सेम है तो पोल स्ट्रेंथ सेम ही होगा। तो इसमें भी पोल स्ट्रेंथ क्या है? M है, ठीक है। ये इसका क्या है? पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। और ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मान चलते हैं कि ये जो कितना एंगल बना के रखा हुआ है? थीटा। अब जब टॉर्क, जब ये बार मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाएगा तो इनके जो ये पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो इन पे फोर्स लगेगा। हमने जो पिछले वाला लेक्चर था, सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर, उसमें बताया था कि नॉर्थ पोल एज ए, समझने के लिए बताया था कि वो प्लस क्यू चार्ज जैसा आप समझ सकते हो, जो साउथ पोल होता है उसको माइनस क्यू चार्ज जैसा समझ सकते हो। तो ऐसे केस में जब प्लस क्यू चार्ज वाला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था उसमें क्या था? प्लस क्यू चार्ज पे जो फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाती थी, और माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाती थी। वैसे ही सेम यहाँ पर भी है। जो नॉर्थ पोल है इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और साउथ पोल पे अपने डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस नॉर्थ पे जब फोर्स लगेगा तो क्या होगा? वो किधर जाएगा? इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। और ये फोर्स कैसा होगा? ये फोर्स होगा M इंटू बी के बराबर। जैसे वहां फोर्स होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल में F इक्वल टू क्यू ई के बराबर, चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन ये फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू एम बी। तो इन फोर्स पर फोर्स लगेगा। अब बेटा जब फोर्स लगेगा तो इस फोर्स की वजह से जो हमारा जैसे ये बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट पे ये चीजें क्या होंगी? ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, इस तरीके से। बार मैग्नेट हमेशा किधर आने की कोशिश करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट अगर अभी एंगल पे ऐसे रखा हुआ है तो इस पे टॉर्क लगेगा, इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, तो ये ऐसे घूमेगा और घूम के इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जब ऐसे रखा हुआ है तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये जब घूमेगा तो इसके ये एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, यानी कि इसी टॉर्क की वजह से ही हमारा बार मैग्नेट रोटेट करेगा। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा उसको हमें पढ़ना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ने के लिए आराम से आप समझिए कैसे समझेंगे उसको। जो टॉर्क होगा बच्चों वो होता है हमेशा आप याद रखिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आप ये समझें, ध्यान समझिएगा, इसका मैं एक रेफरेंस डायग्राम इधर आपको समझाने के लिए बना सकता हूँ। क्या डायग्राम समझा सकता हूँ कि अगर आपका ये डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिसके साथ ये रखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन ये है, और ये एंगल हम समझ लेते हैं थीटा है। तो इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो इधर लग रहा है, जबकि इस वाले पॉइंट पर ये कौन सा पॉइंट है? नॉर्थ पोल। ये कैसे पॉइंट है? साउथ पोल, जिसपे फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो ये ऐसे घूमेगा। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहे हैं, उसके डायरेक्शन के साथ एंगल कैसा है? थीटा, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या है? ये। इसका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या है? ये। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है, इसको आपको समझना है। उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहीं ये है, ये वाली। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है,
कैसे लेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है। आपको ये वाली लेंथ आपको पता है और आपको ये वाली लेंथ चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे ये फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो इनके बीच में अलाइन करते हुए जो आप एक्सिस लाइन खींचते हैं इसे कहा जाता है डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही चीज आप जहां भी समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका डायरेक्शन आपका ये है और ये फोर्स उधर लग रहा है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस करना है आपको ये वाली डायरेक्शन, यानी कि इस वाली डायरेक्शन की आपको लेंथ निकालनी है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये पैरेलल लाइन है तो ये थीटा, ये तो ये भी थीटा ही होगा, और आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है टोटल, ये वाली डिस्टेंस, जबकि ये वाली डिस्टेंस आपको पता है 2l है। तो देखिए थीटा के सामने लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता है, और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, मतलब दो ही के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कॉम्बिनेशन आप पढ़ के रखें कि कैसे समझ सकते हैं, पी बीपी अपॉन एचएचबी, ये क्या होता है। ये बेटा आपको पढ़ाया जाता है क्लास 10th मैथ में, ट्रिक है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लेते थे, साइन लेते थे। इसको क्लियर नहीं है, फिर रिमाइंड करा रहा हूं, इसको क्या लेते थे, कॉस लेते थे, और इसको क्या लेते थे, टैन लेते थे। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो कॉम्बिनेशन सेट हुआ वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सेट हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे, साइन के साथ चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूं तो हम बोलेंगे सर परपेंडिकुलर क्या है, हमारा एक्स है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 2l है। तो परपेंडिकुलर लेंथ कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, 2l इंटू साइन थीटा। देखिए 2l इधर ट्रांसफर कर देंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ भी हमको मिल जाएगी 2l साइन थीटा। और क्या चाहिए टॉर्क के लिए सर, और चाहिए फोर्स। तो फोर्स ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बता दिया, फोर्स कितना है, m इंटू बी, यही तो चाहिए था। और दोनों चीजें आपको पता हो गई। अब कुछ नहीं करना है, अब करना क्या है, अब आपको इसी फॉर्मूले में सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर देनी, एक्स को एक्स जगह पर रख देना है और इस फोर्स वाले को हम लोग फोर्स के डायरेक्शन पे रख देंगे। बस हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे mb, और जो एक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, 2l साइन थीटा, इसको लिख देंगे। और यहां से थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला m इंटू 2l का, और ये b और साइन थीटा। अगर ध्यान दे बच्चे तो अभी इसी लेक्चर में हमने आपको पीछे जो पढ़ाया है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कैपिटल M इक्वल टू NI, दूसरा फॉर्मूला होता है m इंटू 2l। तो ये m इंटू 2l वाला फॉर्मूला लिखा है, जिसको आप कैपिटल M बराबर, फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है m इंटू 2l। यहाँ m क्या है, पोल स्ट्रेंथ होती है। तो इस m पर आप यहाँ पे फॉर्मूला रख सकते हैं कैपिटल M का, तो ये हो जाएगा कैपिटल M b साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ जाएगा, टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो जब साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो इन दिस केस टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा एम बी। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, देखिए साइन थीटा आया, इसका मतलब ये भी है कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। किसी की चीज के लिए मल्टीप्लिकेशन में कॉस आता है तो ये जान लीजिए कि 100% जिसके लिए कॉस आया है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि एम डाइपोल मोमेंट से अगर बी की तरफ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा टॉर्क की डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट किधर होता है, पिछले बात में बता दिया था, फिर भी आप समझ लीजिए डाइपोल मोमेंट हमेशा किधर होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अब यहाँ पे केस क्या समझना है, केस समझ लीजिए, एक दो केस भी आपको समझना बहुत जरूरी होंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बहुत देखो सीबीएसई है, कहां से खोद की कैसे कान पकड़ के पूछ ले तुमसे, तुम बता नहीं सकते।
इसलिए हर बात को बहुत बारीकी से आप समझ के रखो। और कहीं भी आप पढ़ के जाइए, यूपी बोर्ड में भी, स्टेट बोर्ड में, कहीं भी आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाइए। समझिए, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, और उसी की डायरेक्शन में हमारा डायपोल भी रखा हुआ है, जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। तो क्या ऐसे केस पे इसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा? सोचो, अब तो साइन 0 हो जाएगा ना, अब तो कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं, अब तो टॉर्क 0 होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा घुमा के छोड़ोगे फिर इसी पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए, एफ नेट ऑलवेज 0, एफ हमेशा 0 होता है। क्या टॉर्क हमेशा 0 होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए, इस कंडीशन में जब टॉर्क देख रहे हैं तो जब ऐसे रखा हुआ है तो इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। मतलब इस कंडीशन पे थीटा की जो वैल्यू है वो 0 है। ऐसे केस में थीटा की वैल्यू 0 है, तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि अगर इस डायपोल को घुमा के रख दिया जाए, यानी कि अगर बच्चों इसको हम इधर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपके ऐसे ही है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका इधर ही है, ठीक है, और इस पे हम इसको घुमा के रख दें, यानी कि इस बार इसका जो मैग्नेटिक डायपोल है उसका नॉर्थ पोल इधर रख दें और साउथ पोल इधर, तो ऐसे केस में थीटा वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके पास 180 डिग्री आ जाएगी। टॉर्क तब भी 0 रहेगा। इन दोनों केस में टॉर्क क्या रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन इसमें एक को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे और दूसरे को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों बोलेंगे इसको भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, इस कंडीशन में अगर हमारा डायपोल ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो डायपोल को अगर हम थोड़ा सा धक्का देंगे तो डायपोल घूमा और घूमने के बाद फिर अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे घूमा, घूमने के बाद फिर वापस पोजीशन में, घूमा फिर वापस पोजीशन में, घूमा फिर वापस पोजीशन में, मतलब उसी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट को अपने डायरेक्शन में लाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमेशा वो मैग्नेटिक डायपोल को अपने डायरेक्शन में क्या करेगा? अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर इस वाले कंडीशन पे डायपोल मोमेंट, जो डायपोल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे रखा हुआ है, इसको जैसे आप धक्का दोगे वैसे ही शुरू से घूम के ऐसे हो जाएगा। यानी ऐसे रखा हुआ है तो इसको धक्का दोगे तो ये ऐसे नहीं आएगा वापस उस कंडीशन में। जैसे आप धक्का देंगे थोड़ा सा इसको सहारा मिलेगा, घूम के फिर ऐसे ही आ जाएगा, मतलब घूम के फिर इसी कंडीशन पे आ जाएगा। ये उसी कंडीशन पे वापस नहीं आएगा जिस कंडीशन पे अभी ये रखा हुआ है। ये ऐसा कैसा है? ये हिस्सा हमारा नॉर्थ पोल है, ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ पोल का हो गया है। घुमा के ने बताया ना, तो ये घूम के इधर नहीं आएगा, ये नॉर्थ का घूम के फिर से ऐसे आ जाएगा। ये मान लो इधर ही, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे घूम के फिर आ जाएगा। इस वाले केस में अगर आपने हल्का धक्का दिया तो वापस ऐसे आ जाएगा, कि इस वाले केस में अगर हल्का धक्का दिया तो ये घूम के इसी कंडीशन पे वापस नहीं आएगा, ये घूम के शुरू ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसमें ये अपने इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है, लेकिन अगर इसमें आप हल्का सा इसको फोर्स देके घुमाएंगे तो ये वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे नहीं आएगा, जबकि वो वापस से इस कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ठीक है, ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, जबकि ये वाली जो कंडीशन है बच्चों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कंडीशन जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो आई होप आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा कैसे लगता है टॉर्क। अब इसके लेते हैं बढ़िया सा न्यूमेरिकल। तो बच्चों आइए इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, जो कि रिलेटेड है हमारे बार मैग्नेट से। चलिए आइए कि अ मैग्नेटिक डायपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि एक ऐसा मैग्नेटिक डायपोल है जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में है।
एंड एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज 60 डिग्री। यानी कहीं ना कहीं दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम B1 मान लेते हैं और इसको मान लीजिए B2 मान लेते हैं, और इनके बीच में तुम्हारा एंगल है कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। एंड वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, यानी कि उसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी 1.2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला है। यानी कि किसी को भी मान लेते हैं कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये कितनी है, 1.2 और इंटू 10⁻⁻² टेस्ला है। चाहे इसी को पहला मान लेते हैं, इसी को दूसरा मान लेते हैं, कैसे भी चल के। तो इस तरीके से है, इफ द डाइपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, यानी कि एक डाइपोल जो है वो स्टेबल होता है इन दोनों के बीच में कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पर, विद दिस फील्ड, यानी इस फील्ड के साथ वह 15 डिग्री पर स्टेबल होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि डाइपोल क्या होता है, यही बार मैग्नेट और क्या, बार मैग्नेट होता है जिसपे साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है, और पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, वो M होती है। यही तो है डाइपोल, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, और इसी का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M इंटू 2L। अब इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो चलिए इसका साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया कैपिटल M। और ये डाइपोल मोमेंट कह रहा है कि जो ये वाली फील्ड है इसके साथ इक्विलिब्रियम में कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री के साथ, यानी इनके बीच जो एंगल है जिधर हमने मैग्नेटिक फील्ड ली है उसी के साथ कितने डिग्री पर है, 15 डिग्री पर है। तो अगर ये 15 डिग्री पर इधर से है तो देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल को क्या करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा था कि जो डाइपोल होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल को अपने तरफ लाने की कोशिश करेगी, अपने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल को अपने तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगी। तो ये मान के चलिए कि दोनों इस डाइपोल पर क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे। तो इस जो पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड है इस पे जो टॉर्क लगा लीजिए, मान लीजिए T1 है, और ये दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड इस डाइपोल पे जो टॉर्क लगा रही है उसको मान लेते हैं कि T2 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट में जो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कह रहा है किस कंडीशन, और बात यहां समझना है कि कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये डाइपोल पे दोनों टॉर्क तो लगा रहे हैं, लेकिन ये डाइपोल कैसे कंडीशन पे है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब ये है कि दोनों टॉर्क यानी कि डाइपोल हमारा कहीं जा नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन मतलब ये है कि टॉर्क T1 और T2 ये दोनों टॉर्क क्या है, ये दोनों टॉर्क हमारे इक्वल होंगे, तभी ये क्या है, स्टेबल है इस पॉइंट पर। अब T1 हमारा क्या हो जाएगा, T1 फॉर्मूला होता है, लिखे भी दे रहे हैं, mb1 sin थीटा, और दूसरे के भी फॉर्मूला लिखे दे रहे हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरे टॉर्क के लिखेंगे तो mb2 sin थीटा। ध्यान रखिएगा हमने M में M2 नहीं लिखा है क्योंकि एक ही डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है, वो दोनों के लिए वो सेम ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ये डाइपोल मोमेंट दोनों से कैंसिल ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख पाएंगे, B1 sin थीटा इक्वल टू B2 sin थीटा, और ये जो sin थीटा होगा दोनों का अलग अलग होगा। इसका sin थीटा B1 के लिए जो sin थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 डिग्री होगी। वहीं पे इस वाले B2 के लिए जब लिखेंगे तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 45 डिग्री। तो हमें चाहिए, कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि आगे लिखा हुआ विद फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड, यानी जो दूसरी फील्ड है ये वाली, ये कितनी होगी यह है बताना है, यानी B2 हमें निकालना है। तो B2 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B1 sin 15
अपॉन साइन 45 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू कहीं कहीं नीचे आ जाएगी। तो B2 बराबर ये वैल्यू इधर है ही, ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो B1 साइन 15 डिग्री और साइन 45 डिग्री। अब हमें साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है साइन A माइनस B का। क्या फॉर्मूला होता है? साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम साइन 15 की वैल्यू निकाल पाएंगे। कैसे? देखिए, अगर साइन 15 की वैल्यू हमें निकालनी है तो उस चीज को हम मेंशन कर सकते हैं कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए, 45 में 30 माइनस करेंगे तो हमें फिर से 15 डिग्री मिल जाएगा। तो हम इसको A कंसीडर कर लेते हैं, इसको B कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे केस में साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, ये सभी वैल्यू जब यहाँ पे पुटअप करेंगे हम और पुटअप करके सॉल्व करेंगे, साइन 45 वैल्यू क्या हो गई? 1/√2 हो गई। वहीं पे कॉस 30 वैल्यू क्या हो गई? √3/2 हो गई। माइनस फिर से कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 हो जाएगी। और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू लिखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, देखिए इसको हम इधर सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3/2√2 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और अपान क्या हो जाएगा? फिर से 2√2 हो जाएगा। इस तरीके से एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा और ऊपर से क्या हो जाएगा? √3 - 1 ये हो जाएगा बच्चों। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी हमारे साइन 15 की। तो साइन 15 चाहे वैल्यू आप याद कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और साथ साथ में और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? √3 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए 1.732 और √2 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए 1.414। देखिए ये दो वैल्यू ऐसी हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पे क्वेश्चन में लग जाती है ये रूट वाली वैल्यू। तो हर बार आप डिवीजन मेथड निकालेंगे का स्क्वायर रूट तो निकालते नहीं रहेंगे, और सबसे ज्यादा यूजफुल वैल्यूज है, इसलिए इनको हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट इनको यूज करिए प्रॉपर्टी में। तो अगर हम इनको यहाँ पे रखेंगे, मान लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो नए नए मान हमको मिलते जाएंगे। तो हम चाहे तो इसको यहीं पे अप्लाई करवा देते हैं डायरेक्ट। आपका क्या होगा जब B2 = B1 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में मेंशन है आपकी? देखिए B1 की जो क्वेश्चन में वैल्यू है ये देखिए दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻²। और साइन 15 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है? √3 - 1 और अपान 2√2 और अपान साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। ठीक है। अब यहां से इसी चीज को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या होगा आपका? ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बचेगा? उसी को हमें यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू लिखनी रहेगी। तो B2 = क्या हो गया? 1.2 इंटू 10.2 मल्टीप्लाई बाई √3 लिखा हुआ है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.732 और -1 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.732। इसको यहाँ पे रख देंगे 0.732। अब इसके बाद यहाँ पर भी एक 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे नीचे, जिसको इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 0.6। अब 0.6 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.732 से, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.4392 इंटू 10⁻⁻²। जब हम डेसिमल को आगे बढ़ाएंगे तो पावर हमारी क्या होती है? हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। तो सब्ट्रैक्ट होगी तो 10⁻⁻² में जब हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू -3 हो जाएगी। तो ऐसे केस में B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में 4.392 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। इसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर, यानी कि जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.392 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ये वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद हम आपको लास्ट टॉपिक समझाते हैं, वो क्या है? गॉस लॉ। बहुत छोटा सा टॉपिक होगा, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा और फिर इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए आइए उसमें देखते हैं। देखिए समझते हैं लास्ट टॉपिक 2-4 मिनट में। क्या समझते हैं कि गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है? देखिए आइए, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में इन्होंने क्या कहा कि जैसे क्लोज लूप है,
तो क्लोज लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो उसका एरिया वेक्टर है वो हमेशा क्या होता है, बी डॉट डी एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, किसी क्लोज लूप के लिए हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये किसने कहा, गाउस ने कहा। इसका मतलब हमको समझा देते हैं। जैसे आप पढ़ते थे पहले नॉर्मल जो पढ़े हैं अभी, वो क्या पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए कोई सीट है, इसका एरिया वेक्टर आपका इधर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे पास हो रही है। इनके बीच में एंगल क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ये इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो 5 फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, बी ए कॉस थीटा, ये होता था। अब ये जान लीजिए, इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ऐसा कुछ ऐसा है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई क्लोज्ड लूप है और क्लोज्ड लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो अंदर भी जाती है और बाहर भी निकल रही है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है केवल बाहर सतह पर हो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो सतह पर रहती है फिर बाहर निकलती है। अंदर जैसे मान लीजिए हालो है तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वहां पर ये पूरी अंदर होती है किसी कंडक्टिव मटेरियल के अंदर, चाहे वो मटेरियल हालो हो या सॉलिड हो। ठीक है, तो अब ऐसे केस में यहां पे अगर हम कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले ले छोटा सा, तो इस क्रॉस सेक्शन के एरिया वेक्टर मान लीजिए ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसके बीच में जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये वैल्यू जो यहाँ पे प्लस की आएगी वो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। और यहीं पे पीछे कहीं यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन एरिया ले तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, पीछे तरफ आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं ये जो थीटा की वैल्यू आएगी, ये थीटा की वैल्यू हमेशा इस साइड थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगी, 90 डिग्री आएगी। तो यहाँ पर जो भी प्लस की वैल्यू होगी, जो भी फाई आएगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये जान लीजिए इधर से इंटर करने वाला उतना ही लगभग एरिया है, उधर से निकलने वाला भी वही एरिया है। तो निकलने वाला जो फ्लक्स है यहाँ से वो पॉजिटिव आ रहा है, और जो इंटर जिधर प्लस की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर हो रही है उधर फ्लक्स कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ऐसे केस में इधर से जो फ्लक्स निगेटिव है इधर से पॉजिटिव है, तो ओवरऑल निगेटिव पॉजिटिव इक्वल ही होगा। दोनों को जब हम मिलाएंगे क्लोज लूप के लिए तो टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही कहा था गाउस लॉ ने इसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। तो गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यही है कि किसी क्लोज लूप के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एक सोलेनोइड जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करती है, उसका प्रॉपर डेरिवेशन से हमने आपको समझाया। और जो फार्मूला बार मैग्नेट के लिए लेके आए थे एक्सियल लाइन के लिए, वही फार्मूला हम लेके आए सोलेनोइड के एक्सियल लाइन के लिए। इससे हमने ये बात प्रूफ कर दी कि हमारा जो सोलेनोइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह ही बिहेवियर करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, जब हमारा एक बार मैग्नेट को हम लोग किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उस पर लगता है टॉर्क, और जिसकी वजह से बार मैग्नेट हमारा रोटेट करता है और कहाँ आने का प्रयास करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमने इसी डायपोल के कॉन्सेप्ट पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया, बढ़िया सवाल था। और छोटे मोटे सवाल जो टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जिसमें एम निकालना है, बी निकालना, वो तो ही हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसे चीजें जिसमें इनका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है तो वो सवाल हम ले रहे हैं आपका। तो वो क्वेश्चन हमने लिया और लास्ट में हमने आपको क्या पढ़ाया, गाउस लॉ पढ़ाया, जिसमें हमने ये सीखा कि गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो इसमें क्या था कि एक क्लोज लूप के लिए जो टोटल मैग्नेटिज्म होता है ट्रस्ट का, वो क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों यहीं से हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम ढेर सारी प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी की, तमाम सारे टर्म होंगे। और एक ही आधे लेक्चर में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। इसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज जबरदस्ती जिंदा है। ये हम आपको बात करते रहते हैं, पढ़ाई साथ मस्ती भी जरूरी है, तो मस्ती भी करिए। तब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत।